लगातार शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उसे लेकर के तमाम सरकार की नीतियां बनती हैं, लेकिन वो कई बार कारगर साबित नहीं होती हैं। तमाम उसमें खामियां निकल कर के आती हैं। उसके लिए कैसे बेहतर किया जाए, तमाम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुनील दत्त गोयल, जो जयपुर में हैं और ये इसी पर काम कर रहे हैं। समझते हैं कि किन वजहों से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। आप सर जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं शहरों में लगातार, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसके जो तमाम इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी जो आज के हालात को मैं पिछले 50 साल से कंपैरिजन करूंगा, तो उसमें आज सड़कों का छोटा होना, या यूँ कह लीजिए कि सड़कें जो बनाई गई उसके हिसाब से वाहन बहुत ज़्यादा आ गए, तो उस वजह से पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब वाहन के आने से खाली ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल का पोल्यूशन हो रहा है, आप ट्रक्स भी आ रहे हैं, उसमें ट्रॉले भी आ रहे हैं, क्रशर भी आते हैं, ट्रैक्टर भी आती है, ट्रॉले भी आते हैं, और बहुत तरह के परिवहन के साधन हैं। उस वक्त जो सड़कें 60 फीट की बहुत बड़ी लगती थी, तो उस टाइम जो भी 50 60 साल 70 साल इवन 20 साल पहले भी जो हमारा प्रशासनिक अमला था या राजनीतिक जो अमला था, जो राजनीतिक फैसले लेने की जो क्षमता थी, वो बड़ी अच्छे मूड में, स्टेट में नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे कि फैसला ऐसा हो कि तुरंत काम हो जाए, जनता खुश है, चाहे वो बाद में इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो, एग्जीक्यूशन हो या ना हो, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे जनता के हित में, ये कभी देखा नहीं जाता था। तो जब भी पहले इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए, चाहे वो 70 साल पुराना हो चाहे 30 साल पुराना हो, सड़कें 30 फुट होती थी। उनने सोचा ही नहीं कभी कि ये अगले 20 साल बाद इसकी स्थितियाँ क्या होंगी। तो मेरा मानना ये है कि उस टाइम हो चाहे आज की सरकार हो, मैं तो आज की सरकार का जो सबसे बड़ा तंत्र प्रशासनिक, उनको भी आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आज भी आप कोई भी पूरे देश में, मैं खाली जयपुर की बात करना नहीं चाहता, पूरे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, यानी ढांचागत विकास जो भी करे, जिसमें रेल, रोड, ब्रिजेज या कोई भी डेवलपमेंट हो, वो अगले कम से कम 50 साल को फोरकास्ट करके, फोरसी करके किया जाएगा, तो ही इस देश का भला होगा। जैसे अब आज की बातें करें अपन, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया में जयपुर की बात करता हूँ, मेरे यहाँ से बहुत नज़दीक है 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ छोटी छोटी जगह पर 3 इंडस्ट्रियल एरिया, 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा, करतारपुरा, 30 फुट की सड़कें हैं, कहीं 20 फुट में रह जाती है, वो एंक्रोचमेंट हो गया। पानी की लाइनें 70 साल पुरानी है, गल चुकी हो गई वहाँ। सीवर लाइन वहाँ डल नहीं सकती। बिजली का ट्रांसफार्मर को लगा भी पड़ा है, या केबलों की लाइन पड़ी है, 50 साल पुरानी है। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी। उस ज़माने में तार तांबे के लगते थे बहुत मोटे, आज फ्लेक्सिबल वायर आ गए। उस ज़माने में कटआउट लगते थे बिजली के तार बांधने वाले, खींचने वाले, आज उसकी जगह एमसीसी भी ने ले ली। तो जिस तरीके से पिछले 50 सालों में और मोर स्पेशली पिछले 10-12 सालों में जो देश का ढांचागत विकास हुआ है, उसके हिसाब से सरकारों को ये चाहिए, खाली राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि वो ऐसे सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को आइडेंटिफाई करे जो शहरों के बीच में आ गए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे। जो शहरों के या आवासीय क्षेत्रों के नज़दीक आने लगे, इन सब का रिहेबिलिटेशन प्लान एक तरीके से बनाए। जैसे मैं जयपुर की बात करता हूँ कि आज मान लो 22 गोदाम में जो तीनों इंडस्ट्रियल एरिया मैंने नाम बताए हैं, इनके लिए सरकार चाहे तो जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बना सकती है। वो पूरी ज़मीन का एक ड्रोन सर्वे कर ले, सारी ओनरशिप्स को नए तरीके से फाइनल कर ले, उनका एरिया लैंड डेवलपमेंट के कॉस्ट को नए सिरे से निकाल ले, और जो यहाँ लैंड ओनर्स हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही है, उनको एक ऑफ़र दे कि भाई आपकी पूरी ज़मीन की वैल्यू सपोज 100 रुपया है, लेकिन आज हम इसको नए डेवलपमेंट करते हमारा खर्चा 20 या 30 रुपये और आ रहा है, 5 रुपये हमको मान लो प्रॉफिट का भी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चाहिए, ये 65% पैसा हम, या जो भी रेट दोनों में म्यूचुअली तय हो, वो हम आपको वापस दे रहे हैं। और बदले में महिंद्रा से खाली पड़ा हुआ 15 साल से, वहाँ कबूतर उड़ रहे, वो 15 साल पहले बना दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं आज वहाँ उसको, उसकी भी बहुत दुर्दशा है। तो अगर ये सारी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो, तो वहाँ नया विकास होगा। आप सुनिए, मैं अभी कितना बड़ा जीडीपी में योगदान होगा, लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। ये टूट के ग्राउंड जीरो होगा, तो यहाँ करके लोकल के हिसाब से इसमें कोई मल्टीप्लेक्स बनेगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी, या कोई भी मिक्स लैंड यूज़ होगा। मैं कहता हूँ अरबों रुपए का व्यापार नया होगा, और सैकड़ों तरह की इंडस्ट्रियाँ को व्यापार मिलेगा। सीमेंट हो, लोहा हो, कलर पेंट हो, बिजली वायर हो, वो सब यहाँ काम आएंगे। और जब ये इंडस्ट्रियाँ महिंद्रा स्टेज में सब वो शिफ्ट होती हैं, तो वहाँ सब नई इंडस्ट्री बनेंगी,
वो नए तरीके से बनेंगी, नए डिजाइन से बनेंगी। हमारे देश का उद्योगपति व्यापारी समझदार है, जब वो नई इंडस्ट्री बनाएगा उसको पैसा मिल ही जाएगा बहुत अच्छा। उसकी ज़मीन यहाँ बिकेगी, मान लो 1 रुपये की लैंड मिलेगी 20 पैसे की 25 पैसे की, चूँकि दूर ही है, तो हो सकता है वो अपना नया घर भी वहाँ आसपास बनाए, तो नई कॉलोनियाँ डेवलप होंगी या नए अपार्टमेंट डेवलप होंगे। EWS हाउसिंग के जो टावर्स हैं वो भी डेवलप होंगे, तो जो लेबर है वो भी वहीं नज़दीक के नज़दीक रहेगी, तो उनके सबके माइग्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। वो सारे पोल्यूशंस और जो सड़कों पर भीड़ की समस्याएं हैं वो सारी ख़त्म होंगी। अब भी इन इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने के लिए लोग प्रतापनगर से आ रहे हैं, अम्बाबाड़ी यानी शहर के 4 कोनों से आ रहे हैं ये लोग। तब क्या होगा, महिंद्रा सेज में मान लो इंडस्ट्रियल एरिया है, बना हुआ है, वो दोबारा से तरीके से लोग इंडस्ट्री बनाएंगे। तो बिजली की कंस्ट्रक्शन होगी, मान लो तो बिजली के वायर नई टेक्नोलॉजी का डालेंगे, ट्रांसफार्मर सरकार लगाएगी वो नई टेक्नोलॉजी का लगाएगी, एक अच्छी कैपेसिटी का लगाएगी, जितने भी पानी के साधन लगेंगे वो नई टेक्नोलॉजी का लगेंगे, सोलर एनर्जी लगेगी, कॉमन ETP लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन यूटिलिटी के सामान लगेंगे वेइंग स्केल। और दूसरी समस्या क्या है, जो 24 घंटे यहाँ शहर में ट्रैफिक का जो लोडिंग ट्रैफिक आता है कमर्शियल व्हीकल्स को बैन किया हुआ है। उद्योगपति उससे बड़ा परेशान है, ट्रक दिन में आ नहीं सकते, उद्योगपतियों को रात को जागना पड़ता है ट्रक से माल लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। उसी में आता हूँ, इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के आप MD हैं। राजस्थान में जिस तरीके से एक, खासकर जयपुर में जिस तरीके का भी माहौल बन रहा है, कह रहे हैं कि रोज़गार बढ़ाने के लिए कंपनियां बहुत सारा यहाँ पर, अभी राइजिंग राजस्थान भी होने वाला है, तो आपका ये सुझाव है कि आपका ये कहना है कि अगर ये चीज़ें बाहर हों तो ट्रैफिक का सलूशन निकल जाएगा, प्रदूषण जो हो रहा है उस पर भी कंट्रोल होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं लोगों के जीवन पर, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं? इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो है साहब, जो श्रम, जो हमारा मानव, जो इंसान काम कर रहा है, चाहे वो मालिक हो चाहे वो लेबर हो, मैं ऊपर से नीचे तक सबकी बात करता हूँ, उसको ट्रैफिक में ट्रैवल करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम ख़राब होने लग गए। आज कोई प्रतापनगर से अगर 22 गोदाम आए या अम्बाबाड़ी से और हरमाड़ा से भी आएगा, इनको सबको 1.5-2 घंटे सुबह शाम ट्रैफिक में लगते हैं। ये जो 4 घंटे का ट्रैफिक सारे शहर में, पूरे शहर को क्रॉस करता है, वो सारा बंद हो जाएगा, वो ट्रैफिक भी बाहर हो जाएगा, उनको रहने के मकान भी बाहर मिलने लगेंगे और सस्ते मिलेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से हटेगा तो नई वैल्यू रिलाइजेशन होगी, नए कंस्ट्रक्शन होंगे। जब ये ज़मीनें बेचेगी सरकार तो नए डेवलपमेंट होंगे, यहाँ कुछ नई चीज़ें बनेंगी, अरबों रुपए के नए कंस्ट्रक्शन यहाँ भी होंगे, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो नया पड़ा है खाली वहाँ भी होगा, ट्रैफिक बाहर की बार सारा डाइवर्ट होगा। तो ट्रैफिक में भी जो हमारे उद्योगपतियों को समस्या है, रात को ट्रैफिक ट्रक आए नहीं आए, वो दिन में भी आएगा उसके पास, उसको वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। आज पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, पार्किंग नहीं मिलती, उसको लोडिंग अनलोडिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उसको वेइंग स्केल की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यानी आज जो नया डेवलपमेंट होगा वो आज को देख के 50 साल बाद की ज़रूरतों को देख करके पूरा होगा। क्यों कि आज लोगों के पास जानकारी प्राप्त करने के बहुत सारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के साधन भी हैं। ये 50 साल 30 साल पहले नहीं हुआ करते थे। तो आज मान लो मुझे नई फैक्ट्री लगानी पड़े तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मेरे को 2000 गज में नहीं 4000 गज का एक्सपेंशन को लेकर ज़मीन डेवलप करनी है, क्योंकि मुझे अगले 5 साल में डेवलपमेंट ये करने। क्योंकि फंड रेजिंग खूब होती है आजकल, SME स्टॉक एक्सचेंजेस है, NSE और BSE में SME की लिस्टिंग भी होने लग गई, NBFC और बैंक के हमारे बहुत आराम से पैसा दे रहे ट्रेड इंडस्ट्री को। तो जब उसको पैसा मिलेगा, विदेशों से पैसा खूब आ रहा है, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में आ रहा हो चाहे स्टार्टअप के रूप में आ रहा हो। तो जब नया विस्तार होगा तो पूरे विदेशों में मैसेज आके भारत सरकार बिल्कुल फुल ड्राइविंग मोड में आ गई, बुलेट ट्रेन स्टाइल में, कि बहुत स्पीड से देश का विकास होगा। तो ये जो मेरा सजेशन है, इसमें देश का चहुमुखी विकास होगा। पहला, पुरानी ज़मीनें सारी ग्राउंड जीरो हो जाएंगी, तो पुराने कंस्ट्रक्शन, पुराने कंजम्पशन जो हायर साइड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिजली का ट्रांसफार्मर लगा रखा 100 किलोवाट, आउटपुट देता 60 किलोवाट की। जब वो नए एरिया में लगेगा तो 100 लगेगा, 100 का आउटपुट देगा, वो नई टेक्नोलॉजी का लगेगा। वहाँ सोलर प्लांट लगेंगे, चाहे वो छत वाले लगे चाहे ज़मीन वाले लगे, ग्रिड लगेगा सोलर का। तो इसमें चुनौती कहाँ मानते हैं सरकार, इसमें चुनौती कहाँ समझ रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? चुनौती का सवाल साहब ये है कि सरकार और सरकार का प्रशासनिक अमला काम करना नहीं चाहता। ये लोग खाली हम जुमलों पे काम करना चाह रहे हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, राइजिंग राजस्थान। मैं को सरकार की बुराई नहीं कर रहा, अच्छी बात है। मेरे देश के चीफ मिनिस्टर अगर 20 देशों में जाकर घूम घूम कर लोगों से मिले तो उनको फीडबैक मिलेगा, उनको देखने को मिलेगा बाकी देशों में कैसा हो रहा है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम तो पिछले 15 सालों में सारी सरकारों ने किए हैं। अब तक हासिल क्या हुआ?
जिसके पल्ले 5 करोड़ रुपए नहीं है वो 100 करोड़ का एमओयू साइन कर रहा है। सरकार के अफसर जरा भी ये कोशिश जानने की नहीं कर रहे कि जिस आदमी ने 15 साल पहले एग्रीमेंट साइन किया वो आज एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। पहले उनको तो बुला लो, और आप जो एमओयू लिख रहे हो उसकी बैलेंस शीट तो पूछो कि यार तुम 50 करोड़ का आप साइन कर रहे हो तो 5 करोड़ के वर्ष के पैसे हैं भी कि नहीं है। तो झूठ के पुलंदे पे खड़ा करने के लिए बस कत्ते पक्ष पे नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश जो खड़ा हो वो मजबूती से खड़ा हो, ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता पूरी हो और फाइनेंशियली साउंड हो, लप्पेबाजी नहीं हो देश में जरा भी। ऐसे आयोजनों में अधिकतर यही हो जाता है कि सरकार के अफसर हों, जो भी लोग हों, वो खाली कोटा पूरा कर रहे हैं कि मैंने 2 लाख करोड़ का एग्रीमेंट साइन कर दिया, 5 लाख करोड़ कर दिए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप पिछले 15 सालों सारे राज्य सरकारों के सबने इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। पंजाब ने भी किया, हरियाणा ने भी किया, यूपी ने भी किया, बिहार बंगाल ने भी किया। आप बंगाल की कल्पना कर रहे हो, बंगाल में जहाँ इतना बुरा हाल है सरकार का, जहाँ आम जनता वहाँ सुरक्षित नहीं है, उसने भी वेस्ट बंगाल का ट्रिप का प्रोग्राम कर लिया। सारे उद्योगपतियों ने कमिटमेंट कर दिए 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आप उन उद्योगपतियों को सारे कमिटमेंट जोड़ दो जरा 15 साल के, उतनी तो उनकी पूरी हैसियत नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है जितना उन्होंने कमिटमेंट कर दिया। तो ऐसे कस्में वादे, प्यार वफा सब वादों है, वादों का क्या, उसकी जरूरत तो नहीं है ना। ग्राउंड रियलिटी पे काम करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2012-13 की बात है, मुझे तत्कालीन सीएम साहब से मिलने का मौका मिला। मैंने कहा साहब जालूपुरा में सारे खंडर हुए पड़े एमएलए क्वार्टर्स, और हमारे विधानसभा के आसपास भी एमएलए क्वार्टर पुराने बने पड़े। अगर आप इन सबों को तोड़ दो, जालूपुरा वाली ज़मीन शहर के बीच में आ गई, एमएलए रह नहीं पाते उन खंडरों में, कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसको तो करो ऑक्शन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ वहाँ। तो उसमें इतना पैसा इकट्ठा हो आएगा कि जिसमें आप ऐसे और 200, 400, 500, 1000 अपार्टमेंट बना दोगे। और जो 25 अपार्टमेंट बने पड़े, 30 जो बंगलो बना रखे आपने एमएलएज के, ये सारी ज़मीन ग्राउंड जीरो कर दो और टावर शेप में 200 एमएलए क्वार्टर बना दो। आज आप देखें, भले वो 2012-13 की बात थी, वो 23 में जाके पूरी हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तत्कालीन जो भी हाउसिंग बोर्ड के वहाँ कमिश्नर थे, सरकार के जो भी अधिकारी थे, कि उनके जहन में बात आई। पता नहीं वो मेरी चिट्ठियाँ कितनी बार घूमी होगी, बनी। आज जालूपुरा पूरा ग्राउंड जीरो हो गया। वहाँ सरकार क्या करेगी वो तो वो जाने। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 250 अपार्टमेंट जो बने मेरे घर के पास में ही है, विधानसभा के पीछे, सारे एमएलए एक सिस्टम के अंदर मौजूद है। सबके जॉइंट सुरक्षा है, सबके जॉइंट बिजली पानी है, सबके जॉइंट गार्ड लगे हुए हैं। एक कैंपस में पूरा मेरा सारे एमएलए सुरक्षित और साफ सुथरे वातावरण में रह रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन में रह रहे हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा है ना कि एक तरफ तो विधानसभा है, सड़क के परली पार सारे एमएलए रह गए। तो आप देखिए कितनी गाड़ियाँ कम हो गई। ये अगर 200 एमएलए जयपुर में अलग अलग लोकेशन पर रह रहे होते तो 200 ड्राइवर, 200 गार्ड इनके गाड़ी के अंदर, हर बंगले में 2-2, 4-4 गार्ड, 6-6, 8-8 माली, चौकीदार, फराश, कितना लंबा छोड़ा स्टाफ काम कर रहा था। तो मैं तो कहता हूँ सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं। यही मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया शहर के बीच में आ गए, ये आज बहुत बड़े पोल्यूशन मतलब खाली एयर पोल्यूशन ही नहीं है, जमाने में ध्वनि प्रदूषण भी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है वो भी प्रदूषण है। तो प्रदूषण एक कॉमन वर्ड है कि जमाने भर की जहाँ भी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं वो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। परेशानी है ना, व्हीकल चलेगा धूल उड़ेगी। आपका वो सुझाव काम आया, सरकार ने उसको एक्सेस किया और अब जाके इम्प्लीमेंट कर दिया है। आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है कि मास्टर प्लान जो सरकार कह रही बनाने के लिए 50 साल का मास्टर प्लान बनाया जाए, आपका क्या सुझाव, क्या होना चाहिए उसमें? एक ऐसी छोटी चीज़ें जानना चाहता हूँ, बिंदुवार आपके हिसाब से। साहब देखो, मास्टर प्लान सरकार ने भी एक नया बनाया है। मेरा सबसे पहला सरकार को निवेदन है, और वो सारे देश की सरकारों के लिए है, कि आवासीय कॉलोनियों को पूर्णतः आवासीय के हिसाब से ही बनाएं, उन्हीं के हिसाब से उनकी मूलभूत जरूरतें करें। उसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आवासीय कॉलोनी में आप कभी रेस्टोरेंट खोल देता है, कोई ढाबा खोल देता है, कोई जूस की दुकान खोल देता है। अरे भाई, उसके लिए आप अलग से शॉपिंग सेंटर बनाओ ना। अब मेरे ही आवासीय कॉलोनी में 3 हॉस्पिटल चल रहे हैं। अब इस कॉलोनी को बनाया तो 500 लोगों के मकान के रहने के लिए, दिन भर में आवागमन हो गया 20,000 लोगों का। तो क्या हुआ, बिजली शॉर्ट हुई, आए दिन सीवर लाइन जाम होती है हमारे यहाँ, आए दिन पानी की शॉर्टेज है, लोगों का टैंकरों से पानी आ रहा है। क्यों? कि सरकार ने बनाए तो 500 प्लॉट थे, एक प्लॉट में 5 लोगों की रिहाइश मानी, 2500 प्लॉट। एक हॉस्पिटल में दिन भर में 5,000 लोगों का आवागमन है। 3 हॉस्पिटल मेरे घर के सामने बने हुए हैं। तो मेरे घर के सामने 24 घंटे में 15-20 हज़ार लोगों का आवागमन होता है। सरकार सुनती नहीं है। ये सरकार की मंशा गलत है। ये
रेजिडेंशियल में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उसका संपूर्णतः सोने का शांत प्रिय वातावरण में अधिकार है मूलभूत। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को लेकर के रात 10 से सुबह 6 तक के लिए साउंड सिस्टम बंद किए हुए हैं। लेकिन आप उन कॉलोनी की दशा समझिए जिनके घर के आसपास में हॉस्पिटल और ढाबे चल रहे हो, रेस्टोरेंट चल रहे हो, लोग रात को 11 बजे खाना खाने आ रहे हैं, 12 बजे भी आ रहे हैं, कई कई शहरों में 2-2 बजे तक रात को रेस्टोरेंट। वातावरण खराब हो रहा है पूरी तरह से। निवासी जो है ना वो दुख पाता है। फिर तो आवासीय कॉलोनी बनाई क्यों रहे हो? फिर तो आवासीय छोड़ दो कि हमारा कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, जो मर्जी बना लो। तो सरकार उसको यूनिफाइड करे ना कि अगर मान लो आवासीय कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर की जरूरत है होती भी है तो ठीक है यार, हमने 2 एकड़ में, 4 एकड़ में, 10 एकड़ में कोई छोटी कॉलोनी सरकार ने काटी तो उसमें 2000 गज का प्लॉट एक शॉपिंग सेंटर अलग ईयर मार्क कर दो। ये तो नहीं कि 4 मकान के बीच में एक ढाबा खुल जाए, 6 मकान के बीच में नर्सिंग होम खुल जाए, 20 मकान के बीच में और कोई एक्टिविटी आ जाए। ये चीज़ें आदमी के लिविंग के जो राइट्स हैं, जो मेरे मूलभूत अधिकार हैं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है शांति से मुझे मेरे घर में रहने का, उनका हनन है ये। और उसके लिए सरकारी तंत्र जिम्मेदार भी है। सरकार के तंत्र में ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई योगदान नहीं है। मेरी कॉलोनी में आप अभी बाहर जाकर देख लेना कितने सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति है। अब कॉलोनी तो रहने के लिए है, ये बना हुआ सारा कमर्शियल एरिया है। सिस्टम इसमें पूरे तरह से दोषपूर्ण है। सिस्टम दोषपूर्ण है, सिस्टम में आकंठ भ्रष्टाचार डूबा हुआ है साहब। कितने भी शिकायतें आप कर लो, ये लोग सुनते नहीं है। सरकार को जब तक, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे कानूनी संविधान में है कि सरकार के अफसरों की आप जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। वो जो नेहरू जी के ज़माने से समस्या चली आ रही है ना कि साहब वो ऑन ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो 1-2 लाइन लिख देता है कि मैं रेस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी आज जरूरत है कि सरकार जो है वो अपने अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाए कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आप 3 साल इस एरिया में मान लो एज ए जोन कमिश्नर या डिवीजन कमिश्नर पोस्टेड रहे, तो अगर 3 साल में कोई भी रेगुलरिटी अगर आया हुई है तो सस्पेंशन आपका होगा, इंक्रीमेंट आपको रोका जाएगा, चार्जशीट आपको मिलेगी। वो तो है ही नहीं सिस्टम यहाँ। तो जब तक सरकार सरकारी तंत्र के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारियां तय नहीं करेगी, ये सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ सुनील दत्त गोयल जी। इन्होंने बताया किस तरीके से राजस्थान की, खास करके जयपुर की राजधानी को और बेहतर बनाना है। सरकार को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, इन बिंदुओं को पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, तभी जा करके यहाँ पर प्रदूषण, ट्रैफिक, पानी, तमाम जो समस्याएं हैं वो ठीक हो पाएंगी। एबीपी लाइव के संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.